8. कुछ मंद मंद सी हवाओं के साथ मोहब्बत का संगीत नयन और एमिली के दिलो जहन में बज रहा था। नयन का हाथ अब एमिली की कमर से होते हुए उसकी पीठ पर गया। नयन ने एमिली को अपने करीब किया। दोनों बेहद करीब से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नयन की लैब पर बैठी एमिली उसके शर्ट्स के बटन खोल रही थी और हॉल में नयन की गहरी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एमिली, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें क्यों ही होगा एहसास? क्या पता तुम इसे मेरी तड़प का नाम दे दो। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है ना, शायद तुम समझ पाते। इतना कहते ही एमिली ने खुद को नयन के और करीब कर दिया और अपने हाथों से नयन के शर्ट्स के बटन को एक एक करके खोलने लगी। नयन, क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ एमिली, पूछो। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? मेरी आंखों में देखो एमिली, तुम्हें जवाब दिख जाएगा। तुम्हारी आंखों में आज भी मुझे सुकून दिखता है नयन। इतना कहते ही एमिली ने नयन के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में घुल गए। नयन, तुम ही मेरे सुकून हो। यही इश्क है एमिली। अब तक एमिली अपने पुराने आशिक की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। नजारा कुछ यूं था कि जैसे सदियों से प्यासे दो मुसाफिरों को एक दूसरे में समंदर मिल गया, जो अब अपनी प्यास बुझाने में लगे हैं। दोनों की मदहोशी इस कदर थी कि पूरा बेडरूम उनके इश्क के शोर से गूंज उठा था। नयन ने एमिली को पूरी तरह अपनी आशिकी की गिरफ्त में ले लिया था। पूरे शहर के अपराधियों को कैद कर ले ऐसी एमिली थॉमस आज एक सब इंस्पेक्टर के प्यार में कैद हो चुकी थी। और इस मदहोश रात में दोनों लव बर्ड्स इश्क का मीठा जाम पीते पीते पूरी तरह एक दूसरे के हो गए और इस तरह बरसों का प्यार पूरा हो गया। एमिली, आई एम डन बेबी, यू मेड माय डे। नयन, सच बोलूं तो आज कॉलेज के दिन फिर से याद आ गए। तब ना जाने मैंने कितने सुकून के पल तुम्हारे साथ बिताए थे। वो सुकून, वो प्यार, आज सब मेरी आंखों के सामने उतर आया। हाँ एमिली, बिल्कुल। क्यों, तुम्हें मैथ्यू के साथ सुकून का पल नहीं मिला कभी? ये कोई वक्त है उस आदमी का नाम लेने का? वो और सुकून छोड़ो, तुमने भी किसका नाम ले लिया? एक और सवाल, कब से करीब नहीं आए तुम दोनों? हम 2 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच की करीबी बहुत पहले ही गायब हो गई थी। तुम्हें पता है नयन, उसके साथ कभी वो फील, कभी वो खुशी मिलती ही नहीं थी जो तुम्हारे साथ आती है। तुमने क्यों मुझे उसके साथ जाने दिया? तुमने अपने भाई की मौत का जिम्मेदार हम सबको मान लिया और यहां से बिना किसी को कुछ कहे चली गई। तुम्हारे अंदर जो नफरत थी उसका ही फायदा उठाया उस थॉमस ने, और तुम्हें इमली ठाकुर से एमिली थॉमस बना दिया उसने। और आज क्या नयन? और आज तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ा हुआ है। जब से आया तब से एक बार भी नहीं लगा कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। उसे मुझसे प्यार नहीं था, उसे बस समाज के सामने एक तेज तर्रार बीवी दिखानी थी। इसलिए मुझसे प्यार का नाटक करके मुझे बस एक अवार्ड की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करता था। एमिली, अरे अरे, इतनी खूंखार शेरनी ऐसे कमजोर पड़े ये अच्छा थोड़ी लगता है। वैसे मैंने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है इमोशनल होने से पहले सेक्स, यहाँ तो सेक्स के बाद इमोशनल हो रही हो। कॉल उठा लो, इम्पोर्टेंट होगा। यस। ओह शिट, ये तो सारा का कॉल है। कहाँ मरवा रही है रात से? किनारा नगर की सुपर कॉप का कुछ अता पता ही नहीं है। लगता है मैथ्यू थॉमस के आते ही सुपर कॉप सुपर बीवी बनके अपने हबी के साथ कुल छर्रे उड़ा रही है। रिलैक्स बेब, जर्नलिस्ट तो नॉर्मली काम होते हैं, तो तू क्यों फट रही है? और तुझे ऐसा क्या काम आ गया जो इस तरह चिल्ला रही है? वाओ, आई एम सरप्राइज्ड। क्या बात है, आज एमिली थॉमस इमली ठाकुर की भाषा क्यों बोल रही है? इतने प्यार से बात। हाँ, ये व्यक्तित्व परिवर्तन कैसे हुआ? सब अभी आज ही जान लेगी क्या जर्नलिस्ट की बच्ची? ये बता कॉल क्यों कर रही थी? बात ही कुछ ऐसी है। कैसी है बात सारा जी? क्लियर क्लियर बोलो। वो डॉक्टर कुछ छुपा रहा है हमसे। मैं तुझे ढूंढते हुए वहां पहुंची और जब मैंने देखा कि एसीपी की बॉडी के निशान उसके होश उड़ा रहे हैं,
लेकिन तुम उसकी लैब में घुसी कैसे? वो फॉरेंसिक लैब है डूड, और उसे तुम ऐसा करते हुए देखा तो नहीं? हम जर्नलिस्ट इस मामले में तेज होते हैं अमली जी, लेकिन मुझे एसीपी के निशान का एक क्लू मिल गया है। उसके लिए हमें इस मैगजीन और लाइब्रेरी में मिले दस्तावेजों को फिर से मिलाना होगा। तू रुक, मैं तेरे पास आती हूँ। नयन, मुझे अभी सारा के पास जाना होगा, उसे कोई खास लीड मिली है। और हाँ, तुम एसीपी के पुराने रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर लो और मैथ्यू को बोलो कि पुलिस क्वार्टर का एसी छोड़ के इन्वेस्टिगेशन करे। ओके मैम, आप पहुंचिए, आपका काम हो जाएगा। चल बाय नयन, पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। एमिली के लाइब्रेरी पहुंचते ही सारा उसे वहां मिलती है और दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। वो दोनों लाइब्रेरी के मैनेजर मालिनी से इजाजत लेकर फिर पुराने अखबारों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को ध्यान से देखते हैं। शहर के इतिहास के साथ उस निशान को जोड़ते हैं जो अब तक लाशों में मिले थे। इस बार मालिनी खुद भी उनकी मदद करती है, लेकिन उसके चेहरे पे शिकन थी। वो दोनों की मदद कर रही थी और वो कुछ सोच रही थी। खोज के बीच मालिनी से रहा नहीं जाता और फिर वो कुछ ऐसा बताती है जो एमिली और सारा के इन्वेस्टिगेशन को नया मोड़ देते हैं। आप 2 किस्मों के खतरनाक जंग के मैदान पर कदम रख रही हैं। ये निशान इन्हीं एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ा गया है जो इस शहर के निर्माता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वे पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे और उसके बाद उनकी परंपरा को उनका सबसे पसंदीदा चेला संभालता था। क्या आपको सोसाइटी के बारे में और कुछ पता है? इस सच को जानने वाला मार दिया जाता है मैडम। मैं जिंदा हूँ तो आपको क्या लगता है मुझे कितना पता होगा? ओह, आई एम सॉरी। आई थिंक इतने दस्तावेजों के बारे में पता है आपको, तभी आपने हमें ये बताया। लेकिन ऐसी कोई हिंट जो हमें ये बता दे कि पर्दे के पीछे इस मौत के खेल को कौन संभाल रहा है? मारा वही जाता है जो उसके खेल के बीच में आता है मैडम। मौत का खेल तो असली कहानी का पर्दा है। असली कहानी जानने के बाद तो शायद आपको भी अपनी जान बचा के भागना पड़े। ओके गाइस, रिलैक्स। मालिनी जी, आपने इतना बताकर भी हमारी बहुत मदद कर दी है। एंड एमिली, हमें अभी तुरंत डॉक्टर कुलकर्णी के पास जाना चाहिए, बिकॉज मुझे इन दस्तावेजों में कुछ ऐसा मिला है जो एसीपी की बॉडी में बना है। तुम श्योर हो कि वो निशान इस दस्तावेज से मेल खाता है? ऑफ कोर्स खाता है बेबी। यहाँ के पास के जंगल की तरफ इशारा कर रहा है। इसका आउटर डिजाइन देखकर समझ आ रहा है कि मर्डर खुद चाहता है कि तुम उस जंगल में जाओ। निशान उस जंगल का रफ पिक्चर है। उस जंगल में जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। बोलो जल्दी मालिनी, क्या सुनना है हमें? उस जंगल के पार एक व्यक्ति है जो इस शहर के बारे में ज्यादा जानता है। उसका नाम वनवीर दास है। आप उस जंगल को आसानी से पार कर गए तो आप उस तक पहुंच जाओगे। वहां से आपको वो कड़ी मिल सकती है जो इस शहर के रहस्यमय आदमी तक आपको पहुंचाएगी। मालिनी, थैंक्स इतना कुछ बताने के लिए। मुझे लगता है कि अब हम सच तक और उस आदमी तक जल्दी पहुंचेंगे जो ये सारा रायता फैला रहा है साला। मालिनी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो एमिली को महसूस हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उससे पूछे। ऐसा लग रहा था मानो मालिनी जो बता रही है उसमें थोड़ा सच है और थोड़ी मिस्ट्री। अब एमिली और सारा मालिनी को बाय बोलकर जंगल की तरफ जाने के लिए निकले। दोनों दरवाजे से अपनी कार की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी के तड़पने की आवाज आती है। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो नजारा खौफनाक था। मालिनी जमीन पर गिर चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। एमिली और सारा दौड़ी। उन्होंने मालिनी को पकड़ के स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन मालिनी मर चुकी थी। उसके हाथ में एक बोतल थी, जिसे देखते ही एमिली समझ गई कि मालिनी ने उनके घूमते ही जहर खा लिया। वो दोनों कुछ समझते उससे पहले एमिली को नयन का कॉल आया। कॉल उठाते ही नयन उसे एक और चौंकाने वाली बात बताता है। हेलो एमिली, डॉक्टर कुलकर्णी ने उस निशान को स्टडी करके बताया है कि वो निशान इस शहर के जंगल का है। और इतना सुनकर तुम्हारा वो पागल घोड़ा अकेले जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में नॉर्मली कोई नहीं जाता। तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। एमिली इतना सुनकर नयन को कुछ बोले बिना फोन काट देती है और सारा की तरफ देखकर बोलती है, ये साला डॉक्टर कुलकर्णी हर लाश के निशान को कैसे पहचान जाता है?